की नगरी से गोविंद लाल ओड का प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी की सबसे सुप्रसिद्ध लेक पिछोला झील। और कहते हैं कि अतिथि को बारे में कहते हैं कि अतिथियों के लिए कि पधारो हमारे देश। तो आज बड़े ही महंगे मेहमान जो कि महाराष्ट्र पुणे की धरती से आज हमारे इस मेवाड़ नगरी में पधारे हैं। आपने 4 दिनों तक चित्तौड़ में पूरा साहित्य संगम को जो है पूरा देखा, उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद आज उदयपुर पधारे हैं और उदयपुर में क्या कुछ आप सोचते हैं इस झीलों की नगरी के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि पुणे महाराष्ट्र और मेवाड़ का एक प्राचीनतम इतिहास जो है महाराणाओं के राज्यकाल से ही रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम पुराने बात सुनते हैं, पुरानी यादें जब ताज़ा करते हैं। और बड़ा ही सौभाग्य है कि आज पुणे की वह धरती धन्य है जहां भारत के प्रथम शिक्षक ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, उनका नाम हम नहीं भूलेंगे क्योंकि वह अमर गाथा है। आज भी उनको याद किया जाता है। देश नहीं पूरे विश्व में उनको प्रथम शिक्षक की उपाधि भी जो है वो भी दी गई है। आइए चलते हैं हम महेश बजाज जी के साथ में, जो कि आज हमारे उदयपुर शहर में पधारे हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन है झीलों की नगरी में। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ अच्छी नज्म के साथ, पहले पूरे परिचय के साथ। धन्यवाद। मैं महेश बजाज उर्फ अंजुम लखनवी पिछले 4 दिन से राजस्थान में हूँ और राजस्थान की विरासत का भरपूर आनंद ले रहा हूँ। चित्तौड़ में हमने किला देखा, महाराणा प्रताप और उनके वंशज, पूरा इतिहास को समझा, बहुत ही अच्छा लगा। वीरों की धरती को प्रणाम किया। और आज हम लोग उदयपुर में हैं। उदयपुर में इस झील के किनारे हम लोग सैर कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात की शुरुआत में आपको एक शेर से करना चाहूँगा कि दिलबर नहीं मिलते ज़माने की भीड़ में, दिलबर नहीं मिलते ज़माने की भीड़ में, मुसाफिर को हम सफ़र बनाना चाहिए। यानी जितना हम लोगों को अपने साथ जोड़ते जाएंगे कारवां बनता जाएगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ हो लिए और कारवां बनता गया। ऐसे ही हिंदुस्तान का कारवां बनता गया, काफ़िले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। न तलाश मकसद ज़िंदगी है गाफिल। हम ज़िंदगी में अक्सर लोग मकसद तलाश करते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि न तलाश मकसद ज़िंदगी है गाफिल, ज़िंदगी खुद ही एक आला मकसद है। ज़िंदगी अपने आप में एक मकसद है। इसके लिए हमें अलग से कोई जीवन का उद्देश्य क्या है, इस उलझन में रहने की आवश्यकता नहीं है। ज़िंदगी को अच्छे से जीना, ज़िंदगी में आनंद लेना, रसमय ज़िंदगी को जीना, यही जीवन का उद्देश्य है। और हमारा जीवन सार्थक होता है जब हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। हमें पूरे समाज के लिए चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं। साहित्य की रचना भी इसी क्रम में एक प्रयास है। साहित्य के माध्यम से आप देश की सेवा, समाज की सेवा कर सकते हैं। और यथाशक्ति हम लोगों को, हर व्यक्ति साहित्यकार नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति साहित्य लिख नहीं सकता, लेकिन कम से कम पढ़ तो सकता है। तो मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है, जो भी हमारे दर्शक हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि आप कम से कम अगर स्वयं नहीं लिखते हैं तो पढ़िए ज़रूर, ताकि जो साहित्यकार, लेखक, कवि इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं उनको सार्थकता प्राप्त हो और उनके विचार आप तक पहुँचें। एक पुस्तक को पढ़ने का मतलब होता है कि आप एक पूरे समाज से मिल लेते हैं। एक पुस्तक को पढ़ने के बाद पूरे एक युग को जी लेते हैं। एक उपन्यास को पढ़ने के बाद, एक कविता को पढ़ लेने के बाद आपको लगता है कि आपने एक व्यक्ति के विचारों को जान लिया, उसके जीवन के अनुभवों को आपने आत्मसात कर लिया। नहीं, आप प्रश्न पूछिए ना कोई। कैसा लगा आपको ये मेवाड़ का परिवेश, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी, मेवाड़ का एक अपना इतिहास है और बचपन से हम लोग स्कूल में किताबों में पढ़ते आते थे। महाराणा प्रताप के बारे में कविता भी पढ़ी थी। उसकी एक लाइन मुझे हमेशा याद रहती है कि जब तक राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इस एक पंक्ति से इतना बड़ा मोटिवेशन मिलता है हर व्यक्ति को, जीवन में प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। अपने वरिष्ठ
साथियों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ कैसे व्यवहार करना है, अपने माता पिता के आदेश का कैसे पालन करना है, कि उनके इशारा होने पर ही हमें अपना कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। ये हमें प्रेरणा चेतक के ऊपर लिखी गई इस लाइन से मिलती है कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। क्या भारत की इस भूमि पे पशुओं को भी महत्व दिया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि हम इस देश के वासी हैं जहाँ गंगा, जमुना, नदियों को, पहाड़ों को, पशु पक्षियों को, गाय को, सबको आदर दिया जाता है, प्रकृति का सम्मान किया जाता है। परंतु अभी हाल ही में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिसे कहना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाने के बाद पोल्यूशन की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि हमें इसके ऊपर गहन विचार करने की आवश्यकता है, ताकि प्रकृति में और मानवता में संतुलन बना रहे। ऐसा ना हो कि हम डेवलपमेंट के नाम पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर ऐसा वातावरण तैयार कर दें कि जिसमें हमको जीना ही मुश्किल हो जाए। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम अपनी झीलों को, जिस झील के किनारे हम लोग आज सैर कर रहे हैं, इस झील को हमारे पूर्वजों ने बचा के रखा है, तो आज हम इसका आनंद ले रहे हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए इसको संजो कर रखें और इसमें और बेहतर करने की कोशिश करें, ना कि हम उसको पोल्यूट करें, उसके अंदर गंदगी डालें। इसकी बहुत आवश्यकता है। महेश बजाज कैसा भारत की रचना करना चाहता है? मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ भारत की रचना करने के लिए। हमारे बहुत से बड़े बड़े हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री हैं, अन्य भारत सरकार के अधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो सब सुंदर भारत की रचना में लगे हुए हैं। उन सबको हम प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अपनी ओर से एक अदना इंसान होने के नाते मैं इतना ही योगदान कर सकता हूँ कि हम जब सुबह उठते हैं तो ये प्रण लें कि आज हम दिन में कम से कम एक व्यक्ति के चेहरे पर तो मुस्कान लाएं, ताकि यदि हम ये उद्देश्य भी एक दिन में पूरा कर पाएँ तो ये भी एक महान उपलब्धि होगी। कौन सी रचना है आपकी जो आपने इस पे लिखी है? के लिए एक कविता या एक कहानी की बात नहीं है, ये हमारे आचरण में होना चाहिए कि हम लोग अपना आचरण ऐसा रखें जिससे एक स्वस्थ और सुंदर समाज की स्थापना हो, और जिसमें न केवल स्त्रियां, बच्चे और बुज़ुर्ग सुरक्षित महसूस करें। समाज का हर प्राणी, हर उम्र का प्राणी उसमें वो महसूस करे कि वो सुरक्षित है। मैं इस बारे में आपने चूँकि महिला का जिक्र किया, नारी शक्ति का जिक्र किया, तो मैं एक बहुत पुरानी कविता है, लेकिन एक कालजयी कविता है, नारी, इसका शीर्षक है नारी, ये पढ़ना चाहता हूँ, जो कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी आज से 30 साल पहले जब ये लिखी गई थी उस समय प्रासंगिक थी। नारी। रात के सन्नाटे में अचानक चिल्लाहट सुनकर बोले वह, हुआ ये क्या, कैसी है चित्कार, लगता है किसी पर पड़ी विपदा भारी है। उठकर तुरंत आ गए गलियारे में, देखा उधर जिधर से आ रहा था शोर, देर थी अभी होने में भोर, सुनसान गली लगती थी मसान। हिम्मत करके आगे बढ़ के खटखटाया वह द्वार, बाहर आए एक सज्जन, बोले क्या है। विडंबना देखिए, बाहर आए एक सज्जन, बोले क्या है, सुनता हूँ शोर आपके घर से, सब कुछ तो है कुशल से। श्रीमान बोले आपको क्या, जाइए सो जाइए आराम से। भोर हुई, पत्नी बोली, अजी सुनते हो, रात जल गई वर्मा जी की बहू रसोई में। हमने कहा जल नहीं गई, जला दी गई बेचारी। हमने कहा जल नहीं गई, जला दी गई बेचारी, विपदा की मारी नारी, हमको बात मालूम है सारी, अत्याचार हुआ है भारी। पत्नी बोली, अब समाज की और विडंबना देखिए, पत्नी भी एक नारी है। पत्नी बोली, क्या कहा, अत्याचार, ठीक ही तो है, ना करती थी वो नौकरी, ना लाई दहेज कुछ ज़्यादा। उसके पिता ने फ्लैट देने का दूल्हे को किया था झूठा वादा। वह तो ताड़न साड़न की अधिकारी है, क्योंकि वह कोई दुधारू गाय नहीं,
सिर्फ नारी है, सिर्फ नारी। तो ये कविता नज़्म जो है हमारे समाज की विडंबनाओं का एक प्रतीक है कि किस प्रकार से हम अपनी बहू बेटियों को ट्रीट करते हैं। आज भी इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में, हमारे आसपास होती रहती हैं, जो बहुत ही दुखद है और हृदय बहुत दुखित हो जाता है। और उसी दुखित हृदय से ये कविता लिखी गई है। और आज भी मैं जहाँ भी जिसके सामने पढ़ता हूँ, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला भारत ऐसा बने जहाँ इस प्रकार की विडंबनाएं नहीं हों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी बजाज साहब। आपने बहुत ही सुंदर कविताएं प्रस्तुत की, बहुत ही मेवाड़ के परिवेश में, और आपने देश और दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की है कि मातृशक्ति के प्रति किस प्रकार से सहानुभूति के साथ उनको भी सुरक्षित माहौल प्रदान करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और झीलों की नगरी में आप जो पधारे हैं उनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने पूरे करीब 6-7 दिन आप झीलों की नगरी में गुजारने वाले हैं, इस मेवाड़ की धारा पर, जहाँ पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के शौर्य के गाथाएँ गाई जाती है। आप उस देश के वासी हैं जिस देश में महाराणा शिवाजी महाराज की गाथाएँ, जहाँ राणा की जय जय और शिवा की जय जय के जयकारों से गूंज उठता है, पूरी धरती स्वाभिमान हो जाती है। आप ऐसे महाराष्ट्र की धरती से हैं जहाँ शक्ति शिक्षा के जगत में अलग जगाने वाले, जहाँ पर सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जहाँ के हमारे शिक्षक है प्रथम, उस नगरी से आप विराजते हैं। और आज इस नगरी में आकर मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा आपको लगा होगा। और काफ़ी राजेंद्र जी भाई साहब क्योंकि आपके साथ में आए, सर्वप्रिया जी, तो उनसे भी निवेदन है कि वो भी पधारें और हमारे अतिथि देवो भव का जो ये हमारा जो स्लोगन है, जो हमारे राजा महाराजाओं ने हमें दिया है कि पधारो हमारे देश। जी साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपका उदयपुर जिलों की नगरी में बहुत बहुत स्वागत है महेश जी सर। आपको कैसा लगा उदयपुर? कल भी मैं आपके साथ ही था घुमाने और आज भी मैं इनके साथ ही हूँ, तो ईश्वर आपको यह है बहुत अच्छा लगे उदयपुर। आपके सहयोग के लिए मैं आभारी हूँ। आपने जितना वक्त दिया, ऐसा आज के समय में मेरी अपेक्षा से बहुत ही ज़्यादा है और मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातें ऐसी जो अपने दिल में उतार लीजिए और इस मेवाड़ की इस माटी को माथे पे लगा लीजिए। ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती है। जब यहाँ आप आएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे आप वास्तव में अपने घर पे आए हैं, अपने परिवार में आए हैं, ऐसा आपको जो माहौल है वो लगेगा। आइए सब मिलकर हमारे इस देश और दुनिया में एक मिसाल बने और भारत की गाथाएँ और भारत की लोक संस्कृति, साहित्य, सामाजिक, धार्मिक हर एक कथन को अच्छी गहराई से समझकर अपने जीवन में अच्छे से अच्छे कार्य करें, अच्छे से अच्छा हम माहौल दें और सुरक्षित वातावरण प्रदान करें, एक दूसरे की मदद करें, एक सुखद और एक समृद्ध भारत बनाने की संकल्प करें। बहुत बहुत धन्यवाद। झीलों की नगरी उदयपुर से लेता हूं गोविंद लाल आपसे विदा। फिर मिलेंगे एक नई चेतना के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। देखते रहें झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति चैनल और आनंद उठाते रहें लोक संस्कृति, लोक गीतों, लोक परंपराओं का, संस्कृति और धरोहर का। बहुत बहुत धन्यवाद।